विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, उनको अयोग्य जो है ठहरा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर जो है वो आखिरी फैसला नहीं आ पाया है। अब आ जाते हैं एनसीपी के विधायकों पर। शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर के फिर उन्होंने कि जो है कुछ पार्टी के भीतर बैठक वगैरह हुई, फिर उसके बाद लगातार उनसे जब ये इंसिस्ट किया नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है, सवाल लगातार ये बन रहा है कि विपक्षी दलों का जो एक गठबंधन तैयार हुआ है, क्या 2024 तक ये टिक पाएगा। इस गठबंधन में लगभग देश की हर एक बड़ी और मजबूत पार्टी शामिल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उन पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का हाल साल 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार में हुआ था, वैसा ही साल 2023 में भी देखा गया। एनसीपी में बड़ी टूट हुई और किस तरह से शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार, जो उनके सबसे ज्यादा खास माने जाते थे, बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं। और अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि जो लड़ाई उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को लेकर लगातार लड़ते रहे, ऐसी ही लड़ाई अब शरद पवार भी लड़ रहे हैं। क्या शरद पवार को बड़ी खुशखबरी अब मिल सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर विधायकों की अयोग्यता का मामला, और अब इस पर कहा जा रहा है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर कोई बड़ा अहम फैसला ले सकते हैं। मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, क्या लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को भले ही उनके विधायक ना मिल पाए हो, क्या शरद पवार को उनके विधायक मिल पाएंगे? स्पीकर के तौर पर क्या फैसला राहुल नार्वेकर का रहेगा? देखिए, लगातार ये मामला जो है कई महीनों से चल रहा है और ठीक वही जो है स्थिति है इस पूरे मुद्दे पर, जैसा कि हम उद्धव ठाकरे गुट को लेकर के देखे थे। उद्धव ठाकरे ने भी उस बड़ी बगावत के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था और कपिल सिब्बल उनका पक्ष रख रहे थे। कपिल सिब्बल ने ये कई बार दावा भी किया कि इस पूरे मामले पर जो उन बागी विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, उनको अयोग्य जो है ठहरा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर जो है वो आखिरी फैसला नहीं आ पाया है। अब आ जाते हैं एनसीपी के विधायकों पर। शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर के पहले से तमाम जो है तरीके की तरकीबें जो अपनाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाए। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव के बाद जब इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसको जो है ये बड़ा पद मिलेगा, जब शिवसेना और भाजपा के भीतर इसको लेकर के चिंतन मंथन चल रहा था, उसी समय अचानक से जो है अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के भगत सिंह कोश्यारी, जो उस समय राज्यपाल थे, जो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। तो अजीत पवार ने ये पहली बार बगावत नहीं की, इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके की बगावत की थी, लेकिन उस समय शरद पवार की राजनीतिक सूझबूझ के ये कि वो फिर से एक बार उनको मना करके वापस ले आते हैं। लेकिन इस बार की बगावत बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उन्होंने नए ढंग से भी की और शरद पवार इस बात को पहले ही समझ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने एक दबाव बनाने के लिए जो अपने अध्यक्ष पद को त्याग दिया था, अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। हालांकि फिर उन्होंने एक जो है कुछ पार्टी के भीतर बैठक वगैरह हुई, फिर उसके बाद लगातार उनसे जब ये इंसिस्ट किया गया, मांग की गई, तो वो उस अध्यक्ष पद को वापस जो है संभालते हुए नजर आए। लेकिन शरद पवार ने जो तमाम तरीका अपनाया, ये कुछ भी काम नहीं आया। अजीत पवार ये जानते थे कि शरद पवार के रहते हुए उन्हें जो हासिल करना है, उन्हें जो प्रदेश का मुख्यमंत्री पद चाहिए, वो कभी भी नहीं मिलेगा। ये खुद अजीत पवार के शब्द है। उन्होंने ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें जो है उस पार्टी में रहते हुए तो ये मौका नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, ये अचंभा करने वाली बात थी, क्योंकि एक अब कह सकते हैं कि सिटिंग मुख्यमंत्री जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका था और महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे जो चर्चित चेहरा है, उनको उस पद से हटा करके
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना, ये कहीं ना कहीं उम्मीद जगाया अजीत पवार में कि वो भी अगर भाजपा के साथ चले जाएंगे तो उन्हें भी कोई ना कोई बड़ा पद ज़रूर मिलेगा। और भाजपा ने वही किया, भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। दो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं। अब राहुल नार्वेकर इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो फैसले लेने वाले हैं, दरअसल इस फैसले से ये भी तय होगा कि कौन सा गुट मजबूत होगा 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस तरीके की रही है, वहाँ पर हमेशा से जो क्षेत्रीय दल है वो मजबूत रहे हैं। और कोई भी पार्टी हो राष्ट्रीय स्तर की, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन्हें जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ मिलकर के ही सरकार बनानी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी भी जो एनसीपी के साथ हमेशा मिलकर के सरकार बनाती है, और भाजपा जो है हमेशा शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है। एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी है और शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है। तो बीजेपी के लिए ये मौका बड़ा है कि इस समय महाराष्ट्र में अगर जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये कारनामा करने में सफल हो जाती है कि वो जो ख़ास तौर से उद्धव गुट जो है जिसमें तमाम नेता जो उद्धव ठाकरे के साथ इस समय बने हुए हैं, उनका किस तरीके से जो प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का किस तरीके से देखने को मिलता है, ये आंकड़े तय करेंगे कि अब महाराष्ट्र में किसका राजनीतिक रूप से बोलबाला जो है वो देखने को मिलेगा। और शरद पवार के लिए ये चुनाव जो होगा ये आखिरी चुनाव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में एनसीपी पार्टी की हैसियत तय होगी कि अजीत पवार इस पार्टी के कर्ता धर्ता के तौर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे या फिर शरद पवार के पास ही ये जो जिम्मेदारी है वो रहेगी। हालांकि शरद पवार जो है बड़े अनुभवी लीडर हैं, और जाहिर सी बात है कि उनकी छवि जिस तरीके की रही है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि भाजपा के साथ भी चले जाए, क्योंकि अब जो एक विचारधारा की राजनीति पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आती। जब शिवसेना पार्टी जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, तो भाजपा का अगर एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ तो ये कोई बड़ी हैरानी करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो हिंदुत्व को लेकर के कोर राजनीति, एकदम कठोर तरीके की राजनीति हुआ करती थी उस समय पर बाला साहब ठाकरे के द्वारा, उससे कठोर राजनीति भाजपा नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो दरअसल तय करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति पर एनसीपी के जो है प्रमुख के तौर पर किसका चेहरा उभर करके आएगा, क्योंकि अजीत पवार का जो दावा है वो यही है कि असल एनसीपी जो है वो अजीत पवार गुट है। उन्होंने पार्टी पर अपने दावे को भी ठोक दिया था, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पार्टी के चुनाव चिन्ह सिंबल वगैरह को लेकर के दावे ठोके था, उसमें उनको जीत भी मिली थी। तो अब इंतज़ार इस बात का रहेगा कि जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, हालांकि आज जो है उनके फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है कि उनका फैसला किसके पक्ष में आएगा, शरद पवार या अजीत पवार। तो देखना होगा कि उनके फैसले के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति बदलती नजर आती है। अच्छा अबरार, यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से शरद पवार को लेकर आपने कहा, जो विधायकों की बात कही जा रही है, अगर ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो ऐसे में अजीत पवार जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, क्या बीजेपी तब भी उन्हें उतनी ही ज्यादा तवज्जो देती हुई नजर आएगी, तब भी वो बीजेपी के साथ रहेंगे, या फिर एक बार फिर से वो शरद पवार की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं कुल लोकसभा की, और इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो वहाँ पर बीजेपी ये चाहती है कि बीते जो 40-50 वर्षों से जो क्षेत्रीय दलों का एक दबदबा है उसको ख़त्म किया जाए, और बीजेपी जो एक प्रमुख पार्टी बन करके उभरे। और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, और फिर उसके बाद एनसीपी में भी ठीक उस तरीके की टूट करवा दी। और इसका नतीजा ये होगा कि अगर मान लीजिए कि वोट बढ़ जाते हैं, सीटें जो है वो डिवाइड होती है, तो सबसे बड़ी पार्टी जो बन करके उभरेगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये ताकत पूरी तरीके से लगाएगी कि महाराष्ट्र में जो खास करके जो मराठा मानुष को लेकर के राजनीति हमेशा से शिवसेना पार्टी करती रही है, उसमें सेंधमारी की जा सके। और एक तो एकनाथ शिंदे को जो एक विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मात्र एक शिवसेना गुट जो है या फिर शिवसेना पार्टी जो है वो मराठा समाज को लेकर के नेतृत्व नहीं करता, बल्कि और कई चेहरे हैं। और इसी बात को लेकर के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री भी बनाया गया, एक बड़ा चेहरा बनाया गया। लेकिन इस बीच जो मराठा आरक्षण को लेकर के मांग रखी गई है
उस मांग पर भी कहीं ना कहीं नजरें इस बात को लेकर के टिकी थी कि आखिरकार कौन कौन सी पार्टियां जो है इसके पक्ष में आती है, कौन कौन सी पार्टियां इसके खिलाफ जाती है। और मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से मराठा समाज को लेकर के केंद्रित रही है उस समय। हालांकि अभी उस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिलती है, जब उत्तर भारतीयों को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शिवसेना पार्टी की तरफ से बयानबाजी की जाती थी, बिहारियों को लेकर के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगाए। और एक और चेहरा बड़ा जो बीजेपी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करेगी वो राज ठाकरे का होगा, क्योंकि राज ठाकरे इस समय आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मराठा समाज की दूसरी या पहली पसंद कह सकते हैं, क्योंकि वही एक पार्टी है जो पूरी तरीके से एकत्रित है, किसी भी तरीके की उसमें टूट नहीं है। हालांकि उस पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति में आंकड़ों के तौर पर सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उतना बड़ा प्रभाव नज़र नहीं आता है, लेकिन इतना तय है कि एक भीड़ जुटाने के लिए या फिर एक तरीके का दबदबा बनाने के लिए राज ठाकरे का चेहरा बहुत अहम माना जाता है। और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राज ठाकरे को भी भाजपा अपने पक्ष में साधने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो देखते हैं कि आज का फैसला एनसीपी के उन विधायकों पर क्या होता है, स्पीकर राहुल नार्वेकर का, और शरद पवार को क्या इसमें जीत मिलती है या फिर अजीत पवार ही जो है मजबूत होते दिखाई देंगे। वाकई में देखना काफी अहम होगा कि आखिरकार विधायकों की अयोग्यता को लेकर क्या कुछ फैसला स्पीकर राहुल नार्वेकर लेते हुए नजर आएंगे, और जाहिर तौर पर यह फैसला ही तय करेगा कि 2024 में एनसीपी आखिरकार किसकी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।